हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। आज हम सी प्रोग्रामिंग में देखने जा रहे हैं एक प्रोग्राम। गाइस, आज हम प्रोग्राम क्या देखने वाले हैं? प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। गाइस, पहले की वीडियो में मैंने आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। अगर किसी ने मेरी इफ स्टेटमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे टाइटल नहीं लिखा हुआ कि मैं इफ स्टेटमेंट पे प्रोग्राम कौन सा कर रही हूँ, बट मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि सी प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे का होता है। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप बेसिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा डबल बैकस्लैश, इसका सिंटेक्स होता है कमेंट का, सिंगल लाइन कमेंट का। कमेंट क्या होते हैं? हमारी नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हम क्यों लिखते हैं? नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट या कमेंट हम अपने प्रोग्राम में अपने अंडरस्टैंड करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। मतलब क्या है? ये हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए है, हम इसको रन नहीं करवा रहे, इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। देन हम आते हैं, ये दो रेड मार्कर से मैंने क्या लिखा हुआ है सिंबल्स के साथ। ये भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, बट अगर आपको सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम करने हैं तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। ये होते हैं हमारी हेडर फाइल्स, या इनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं। ये हेडर फाइल्स और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम अपने प्रोग्राम में क्यों लिखते हैं? हम अपने प्रोग्राम में ये हेडर फाइल्स या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसलिए लिखते हैं, जो भी इनबिल्ट फंक्शंस हमारे इन लाइब्रेरीज के अंडर आते हैं वो हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने पड़ते हैं या इंक्लूड करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करी हैं, stdio.h और conio.h, ठीक है। ये मैंने क्यों इंक्लूड करी हुई है? क्योंकि जो हमारी stdio.h है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो भी हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शन हैं वो इस लाइब्रेरी के अंडर आते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के कौन से फंक्शन हम यूज कर रहे हैं? printf और scanf। इसलिए मैंने यहाँ पे stdio.h को इंक्लूड करा हुआ है, ठीक है। देन है conio.h। conio.h की फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट। जो भी कंसोल इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं वो हमारी conio.h लाइब्रेरी के अंडर आते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में जो हमारे फंक्शन यूज हो रहे हैं जो conio.h के अंडर आते हैं वो है क्लियर स्क्रीन और getch, ठीक है। ये दो लाइंस का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी पता लग गया होगा कि इन दोनों के अंडर कौन से फंक्शंस आते हैं, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए कि सी में अगर हमने कुछ भी एग्जीक्यूशन करवानी है, कुछ भी रन करवाना है तो हमें मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही लिखना पड़ेगा। बिना मेन फंक्शन के हम सी का कोड इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना मेन फंक्शन की बॉडी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी डेटा टाइप क्या दी हुई है? void, ठीक है। ये क्या है? मेरी डेटा टाइप। void डेटा टाइप मैंने इसलिए दी हुई है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे। void का मतलब होता है खाली, तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मेन क्या है? मेरे फंक्शन का नेम, और फंक्शंस को डिनोट करने के लिए हम राउंड ब्रेसेस लगाते हैं। जहां पे भी हमारे किसी भी चीज के साथ राउंड ब्रेसेस आ गई तो मतलब क्या है? वो क्या है? हमारा फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब एक बात ध्यान में रखिए, मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि हम प्रोग्राम क्या करने जा रहे हैं। हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं प्रोग्राम टू चेक नंबर इज नेगेटिव। हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा नंबर नेगेटिव है,
ठीक है। सो आपको पहले नेगेटिव नंबर का लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आप कोडिंग कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपको पहले उसका बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। सो नेगेटिव नंबर है, सो नेगेटिव नंबर में क्या होना चाहिए कि नंबर मेरा 0 से छोटा होना चाहिए। अगर मेरा नंबर 0 से छोटा होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। सो आप इतना ध्यान में रखिए कि नेगेटिव नंबर का लॉजिक क्या होगा, जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर है इज लेस देन 0। अगर वो लेस देन 0 होगा तो मतलब क्या है, वो मेरा नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। सो ये इसका लॉजिक आपको पता में लग गया, ठीक है। सो अब मेरे को क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। सो मैंने वॉइड मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिया हुआ है इंट टाइप का, ठीक है। सो मैं इंट टाइप का नंबर क्यों ले रही हूं, क्योंकि मैंने क्या चेक करना है, नेगेटिव। सो इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर आते हैं, इसलिए मैं इंट ले रही हूं, ठीक है। सो ये है मेरी डेटा टाइप और ये क्या है, मेरा वेरिएबल का नेम, ठीक है। सो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तब मेरे ए वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। कितनी मेमोरी एलोकेट होएगी, 2 बाइट्स, क्योंकि इंटीजर क्या लेता है, 2 बाइट्स मेमोरी स्टोर करने के लिए, ठीक है। देन है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन क्यों यूज कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में, हम अपना प्रोग्राम किस में रन करते हैं, टर्बो सी में, ठीक है। सो कंसोल स्क्रीन पे हमारी आउटपुट आती है, ठीक है। सो अगर हम अपना प्रोग्राम बार बार रन कर रहे होते हैं तो वो पुरानी आउटपुट्स को भी शो करता रहता है, ठीक है। सो अगर हम अपने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं तो वो क्या करता है, जो भी पुरानी आउटपुट्स होती हैं उनको क्लियर कर देता है और हमें सिर्फ न्यू आउटपुट ही शो करता है, ठीक है। सो इसलिए इसको क्लियर स्क्रीन बोलते हैं और इसके फंक्शन का नेम भी क्लियर स्क्रीन ही है, ठीक है। सो ये आप स्पेलिंग देख सकते हो, ठीक है। देन अब मेरे को नंबर चाहिए तो मैं सिंपल मैसेज प्रिंट कर दूंगी कि एंटर एनी नंबर, ठीक है। सो अगर मैंने सिंपल मैसेज प्रिंट करवाना है, मतलब क्या है, आउटपुट प्रोड्यूस करवानी है, तो मैं क्या यूज करूंगी, प्रिंटफ फंक्शन। सो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में लिखा हुआ है एंटर एनी नंबर, ठीक है। सो वो नंबर की डिमांड कर रहा है। सो अब मेरे को नंबर लेके स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरे को नंबर रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, स्कैनफ, ठीक है। सो ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में अच्छे से करवाए हुए हैं, ठीक है। सो स्कैनफ का फॉर्मेट इस तरह का होता है। सो स्कैनफ में क्या होगा, जो भी हमारा ये डेटा टाइप है, ठीक है, जो भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेसिफायर, फॉर्मेट एक्सेसिफायर, वो हमें यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा डाल के एड्रेस ऑपरेटर के साथ जो भी वेरिएबल है जहां पे जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेरे को क्या है, एक ही लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। सो मुझे एड्रेस पे जाना पड़ेगा। सो एड्रेस पे जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करती हूँ, एड्रेस ऑपरेटर। सो ये आपको यूज करना ही पड़ेगा, ये हमारे स्कैनफ के सिंटेक्स में ही है, ठीक है। सो ये हो गया स्कैनफ। देन अब आते हैं हम अपने मेन लॉजिक पे। सो मैंने आपको लॉजिक तो बता दिया, ठीक है। आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, सिर्फ हम एक कंडीशन चेक करते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पे हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। सो मैं इफ के अंदर सिंपल कंडीशन लिख दूंगी। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कंडीशन बता दी थी, कंडीशन क्या होगी, नंबर इज लेस देन 0, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, ए। सो इसलिए मैंने लिख दिया ए इज लेस देन 0, ठीक है। सो अब मैंने इफ का ब्लॉक नहीं लिखा, मैंने कर्ली ब्रेसेस में इफ का ब्लॉक नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ इफ के ब्लॉक के अंदर, तो मुझे उसका ब्लॉक लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लॉक भी हमारा सिंगल एंटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। सो अगर हमने इफ में मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो हमें कर्ली ब्रेसेस डाल के ब्लॉक लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने सिंगल स्टेटमेंट डालनी है तो हमें एज इट इज लिख देना है, ठीक है। सो
अब मैंने प्रिंटफ में लिख दिया है नंबर इज नेगेटिव। सो आप इतना याद रखिए कि कंपाइलर इसको इफ के अंडर ही लेगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी इफ के बाद वो इफ के अंदर ही लेता है, अगर आप इफ का ब्लॉक नहीं लिखते हो, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखना। सो मतलब क्या है, अगर मेरा a 0 से छोटा होगा तो हमें प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। सो देन है गेट ch। सो गेट ch हम यूज करते हैं कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट को होल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम गेट ch नहीं लगाते तो वो हमें आउटपुट बिल्कुल ब्लिंक करके शो करके चला जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए हमें शो करेगा जो कि काउंटेबल नहीं होते, ठीक है। सो अगर हमने आउटपुट को होल्ड करना है तो हम यूज करते हैं गेट ch। सो गेट ch क्या करता है, एक की डिमांड करता है। जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करते हमें कंसोल स्क्रीन से बाहर नहीं आने देता, ठीक है। सो ये हो गया इसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन। सो अब इसको आउटपुट के जरिए देख लेते हैं कि ये कैसे रन होगा। सो गाइस, आउटपुट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ए को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी तो वो हमें सीधा मैसेज प्रिंट कर देगा एंटर एनी नंबर, ठीक है। सो आउटपुट पे पहले शो होगा एंटर एनी नंबर, ठीक है। सपोज मैंने एंटर कर दिया -4, ठीक है। सो -4 स्कैनफ क्या करेगा, इस एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू इस a की लोकेशन पे स्टोर कर देगा। मतलब a में मेरी वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। सो a की वैल्यू अपडेट हो गई, a में वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। सो अब हम चेक करते हैं -4 इज लेस देन 0। क्या मेरा -4 0 से छोटा है? यस, छोटा है। तो ये हमें प्रिंट कर देगा नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। सो ये ऐसे रन होगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर एंटर करा होता, -4 की जगह मैंने एंटर करा होता 4, a की वैल्यू क्या होती 4, तो ये चेक करता 4 इज लेस देन 0, क्या होता, फॉल्स होता। तो वो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करता, हमें ये आउटपुट शो नहीं होती, हमें सिर्फ इतना ही शो होता। और एंटर जब कोई भी की प्रेस करते तो वो कंसोल से बाहर ले आता, क्योंकि हमने इफ के बाद कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा ही नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट का सिंपल प्रोग्राम। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम देखा। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और जिसने सी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखनी है उसके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आपको भी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।